हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े लेसन ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हमारा आज का टॉपिक है अंतराकाशीय छिद्र अथवा रिक्तियां, जिन्हें इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि विभिन्न एकक कोशिकाएं और जब आपस में निबिड़ संकुलित होती हैं तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो जब विभिन्न एकक कोशिकाएं आपस में निबिड़ संकुलित होती हैं और उनमें अवयवकण लगे रहते हैं, आप जानते हो एकक कोशिकाओं में अवयवकण होते हैं, तो अवयवकणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान शेष बच जाते हैं। उन शेष बचे रिक्त स्थानों को और अंतराकाशीय छिद्र अथवा रिक्ति कहा जाता है। तो जब आप उसे शाब्दिक रूप में परिभाषित करो तो आप यूं बोल सकते हो कि ठोसों की निबिड़ संकुलित व्यवस्था में, ठोसों की निबिड़ संकुलित व्यवस्था में कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। ठोसों की निबिड़ संकुलित व्यवस्था में जब कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें अंतराकाशीय छिद्र अथवा अंतराकाशीय रिक्तियां कहा जाता है, अर्थात इंटरस्टिशियल वॉइड कहा जाता है। और ये अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां दो प्रकार की होती है ठोसों में। कौन सी? चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। तो हम पहले चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनती है? जिसे याद रखना, चतुष्फलकीय नाम से टी यानी टेट्रागोनल वॉइड, जिसे क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल वॉइड। तो इसे टी से दर्शाते हैं। मैं यहां पर छोटा सा टी लिख रहा हूं आपके सामने, यहां बिल्कुल मैंने बीचों बीच टी लिखा है। ये जो टी वाला स्थान मैंने दर्शाया, आपको बताया, ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये टेट्रागोनल वॉइड्स है, इसका आप ध्यान रखना। और यहां मैं ओ लिख रहा हूं बीचों बीच, यहां मैंने छोटा सा ओ लिखा है सेंटर में। ये ओ याद रखना, ये ओक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये ओक्टाहेड्रल वॉइड्स है, यानी अष्टफलकीय रिक्ति है। ये पहले हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की। तो पहले आपको यूं समझाऊं, जो मैंने एक अवयवकण गोला गहरी पंक्ति के रूप में दर्शाया है, वो गहरी पंक्ति वाला जो गोला है, जो अवयवकण है, वो आपकी तरफ है। और उसके पीछे मैंने तीन अवयवकण और दर्शाए हैं जो कि इस गहरे गोले के केंद्र में से गुजर रहे हैं। देखिए, गहरे गोले का केंद्र ये है, यहां है, और इस केंद्र के पास से गुजर रहे हैं, इस केंद्र के पास से यूं गुजर रहे हैं। और जो आपके सामने आगे जो अवयवकण है उसके पीछे की तरफ लगेंगे, उसके पीछे लगेंगे एक दूसरे के ऊपर तीनों गोले। एक अवयवकण आपकी तरफ है इस प्रकार, और उसके पीछे उसके अगले गोले के केंद्र में से होते हुए तीन अवयवकण पीछे लगे हैं। और इस प्रकार चार हो गए, तो दो परतें हो गई, दो भिन्न भिन्न परतें हो गई। याद रखना, एक आगे वाले गोले की यूं सिंगल परत, और दो तीन गोलों की पीछे वाली परत एक दूसरे के ऊपर, यानी दो गोले नीचे, एक गोला ऊपर, फिर दो गोले नीचे, फिर एक गोला ऊपर, इस प्रकार से। और एक जो गहरी पंक्ति में दिख रहा है वो इस प्रकार से यूं आगे बनता जाएगा। और जो तीन पीछे दिख रहे हैं वो तीन उनके पीछे, उनके केंद्रों में से होते हुए एक दूसरे के ऊपर बनते जाएंगे। और उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी उससे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। तो जब आप परिभाषित करो तो आप यूं बोलना, जब तो विभिन्न परतों के, यानी एक गोला आपको आगे की तरफ दिख रहा है तो वो एक परत हो गई, और तीन गोले पीछे वाली परत में एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हैं तो वो दूसरी परत हो गई। तब जब दो विभिन्न परतों के चार परमाणु, देख लीजिए, दो विभिन्न परतों के चार परमाणु, आपकी तरफ वाला एक गोला, तीन पीछे वाले, तो चार हो गए, और परतें दो हो गई, विभिन्न प्रकार की हो गई। जब दो विभिन्न परतों के चार परमाणु चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित हों, जब दो विभिन्न परतों के चार परमाणु चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित हों, तो बनने वाली रिक्ति को याद रखना चतुष्फलकीय रिक्ति टेट्रागोनल वॉइड कहा जाता है। याद रखना, टेट्रागोनल वॉइड कहा जाता है। और क्रिस्टलीय ठोसों में टेट्रागोनल वॉइड की संख्या 2n होती है। इतना आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में प्रश्न आया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में और कुल रिक्तियों को जिस सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है वो लिखिए, तो वो 3n होता है। कुल रिक्तियां क्रिस्टलीय ठोसों में 3n होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां 2n होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां केवल n होती हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियां केवल n होती हैं संख्या में,
चतुष्फलकीय रिक्तियां संख्या में 2n होती हैं, दोनों को मिला दूं तो कुल रिक्तियां क्रिस्टलीय ठोसों में 3n बनती हैं। तो उम्मीद करता हूं चतुष्फलकीय रिक्ति है, टेट्रागोनल वॉइड्स है, वो समझ आया होगा। क्या बोलोगे, कैसे परिभाषित करोगे? जब दो विभिन्न परतों के 4 परमाणु चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके मध्य शेष बने रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है, जिनकी संख्या क्रिस्टलीय ठोसों में 2n होती है। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होगा, जो मैंने गहरे गोले दर्शाए हैं गहरी पंक्ति में, वो तो मानिए आपकी तरफ है, आपकी तरफ यूं लगा है गोला, एक इधर लगा है, एक दोनों के बीच में, यानी कहने का अर्थ अवनमन में लगा है, उनके ढलान में लगा है एक गोला, और फिर पीछे की तरफ 3 गोले लगे हैं जो जस्ट आगे वाले के अपोजिट हैं, आगे वाले के जस्ट अपोजिट हैं, यानी आगे वाले गहरे गोलों में नीचे की तरफ एक गोला है, तो पीछे वाले गोलों में आप देख रहे हो 2 गोलों के ऊपर एक गोला है जो जस्ट संरचना विपरीत है। तो आप कैसे बताओगे? जब दो विभिन्न परतों की एक परत तो कौन सी हुई, गहरे गोलों के रूप में आपकी तरफ वाली परत हुई, वो तो गहरे गोले के रूप में, ठीक है ना, और दूसरी परत उसके पीछे हो गई तो वो भी 3 गोलों के रूप में, और आगे वाली भी 3 गोलों के रूप में, यानी 3 अवयवकण पीछे वाले में, 3 अवयवकण आगे वाली में, यानी 3 गोले आगे वाली में, 3 गोले पीछे वाली में। तो जब दो विभिन्न परतों के 6 परमाणु, कितने? 6, ठीक है ना, जब दो विभिन्न परतों के 6 परमाणु और अष्टफलक के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जब दो विभिन्न परतों के 6 परमाणु अष्टफलक के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके मध्य शेष बचे रिक्त स्थान को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या n होती है, और क्रिस्टलीय ठोसों में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 3n होती है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं अष्टफलकीय समझ आया होगा। अष्टफलकीय में दोबारा बता रहा हूं, 3 गोले आपकी तरफ आगे की ओर व्यवस्थित हैं, जिसमें 2 तो ऊपर लगे और उनके अवनमन में एक लगा है नीचे, और फिर उनसे ठीक पीछे की तरफ और अपोजिट व्यवस्था है कि उन आगे वाले गोलों के केंद्र में से होते हुए, देखिए आगे वाले गोलों के केंद्र में से होते हुए और पीछे की तरफ 2 गोले नीचे की तरफ और एक गोला उनके अवनमन में स्थित है, और इस प्रकार इन आगे वाले और पीछे वाले गोलों के बीच में एक रिक्त स्थान शेष रह जाता है, जिसे अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है, जिनकी संख्या क्रिस्टलीय ठोसों में n होती है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला टॉपिक है आयनिक क्रिस्टलों में दोष, डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। इन्हें दोष और त्रुटियां भी कहा जाता है, इन दोषों को त्रुटियां भी कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटियां, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, आयनिक जो क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन बनते हैं, हम उन क्रिस्टलों की बात कर रहे हैं, और उनमें दोष है वो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिन्हें पहले को हम बोलते हैं स्टाइकियोमीट्रिक दोष। कौन से वाला? स्टाइकियोमीट्रिक दोष। स्टाइकियोमीट्रिक दोष, जिसे हिंदी में रस समीकरणमितीय दोष भी कहा जाता है। रस समीकरणमितीय दोष, स्टाइकियोमीट्रिक दोष को हिंदी में रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। तो सुन लीजिए फिर ये होता क्या है, यानी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाने वाला ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रहता है। आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाने वाला ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रहता है, या फिर यूं बोल दीजिए जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता है, तो ऐसे दोष को स्टाइकियोमीट्रिक दोष कहा जाता है। तो आप याद रखना। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, क्योंकि आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष
उष्मा अर्थात ताप के कारण उत्पन्न होता है, टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ऊष्मागतिकी दोष पूछे तो आपको यही परिभाषा लिखनी है। ऊष्मागतिकी दोष और स्टाइकियोमेट्रिक दोष एक ही होते हैं। तो आप बोलोगे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले वे दोष जिसमें आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात समान बना रहता है, तो ऐसे दोष को स्टाइकियोमेट्रिक दोष अथवा ऊष्मागतिकी दोष कहा जाता है। और आपसे यूं पूछ ले कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष को ऊष्मागतिकी दोष क्यों कहा जाता है, तो फिर आप यूं बता देना कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष हैं वो ऊष्मा के कारण और ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष याद रखना दो प्रकार के हैं, दोनों प्रकार इंपॉर्टेंट है और इसके दोनों जो प्रकार है उन प्रकारों में अंतर हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर स्टाइकियोमेट्रिक दोष में पहला जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे शॉर्टकी, जिन्होंने इस दोष की 1930 में खोज की थी। कब की थी? 1930 में। और जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने आयनिक क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष की खोज की थी। और दूसरा यहां यही बता देता हूं, और जिसे कहते हैं फ्रैंकेल दोष। कौन सा दोष? फ्रैंकेल दोष बोलते हैं। और फ्रैंकेल दोष है, इसकी खोज आप याद रखना एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे फ्रैंकेल, जिन्होंने 1926 में खोज की थी। कब? 1926 में खोज की थी। अब हम चलते हैं पहले शॉर्टकी दोष पर। और शॉर्टकी दोष पर बताऊं तो पहले मैं एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण कर लेता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों दोष किस में पाए जाते हैं? आयनिक क्रिस्टलों में, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। तो पहले मैं यहां एक आयनिक यौगिक का डायग्राम, आरेख आपके सामने बनाता हूं। देखिए हम शॉर्टकी दोष पढ़ रहे हैं पहले। तो आयनिक क्रिस्टल को मैं इस प्रकार से बना देता हूं, और ये जो गोले में बना रहा हूं ये गोले उस आयनिक क्रिस्टल में और आयनों को दर्शाते हैं, यानी धनायन और ऋणायन को दर्शाते हैं ये वाले गोले। तो आप इनको धनायन और ऋणायन के रूप में निरूपित कर देना और आपका आयनिक क्रिस्टल है वो बन जाएगा। ठीक है ना, आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा। कैसे? जैसे शुरुआत करते हैं धनावेश से, तो ऋणावेश, धनावेश, इस प्रकार से अल्टरनेट आप इनमें ये आयन लगाते जाइए और इस प्रकार से ये आपका आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा, आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा। अब आप यूं कीजिए, शॉर्टकी दोष याद रखने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूं। शॉर्टकी, ये तो हालांकि वैज्ञानिक का नाम है शॉर्टकी, लेकिन कभी कभी हम कोई चीज, कोई वस्तु जब कम पड़ जाती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु तो शॉर्ट हो गई, यानी कम हो गई। ठीक है ना, शॉर्टेज जिसे हम बोलते हैं, शॉर्टेज एडजेक्टिव है, शॉर्टेज जिसे हम बोलते हैं, तो उससे एक वर्ड बनता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब कम होना। और याद रखने के लिहाज से जब शॉर्टकी नाम आपके सामने आए तो आप यूं बोल देना कि इस पूरे क्रिस्टल में धन आयन और ऋणायन कहीं से शॉर्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप यूं करना, जैसे इस भाग से ऋणायन निकाल दिया, इस भाग से धनायन निकाल दिया, ऊपर वाली लेयर से आप एक धनायन और एक ऋणायन कहीं से निकाल देना, लेकिन निकालना ऊपर और नीचे वाली लेयर से। दो लेयर जो आपस में टच कर रही है, उन टच करने वाली लेयर में से एक धनायन और एक ऋणायन को आप बाहर निकाल देना और वो क्रिस्टल बन जाएगा शॉर्टकी दोष वाला। तो फिर शॉर्टकी दोष क्या हो गया? आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाने वाला वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, यानी धनायन और ऋणायन दोनों की जिसमें शॉर्टेज हो जाती है, धनायन और ऋणायन दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। किसमें? शॉर्टकी दोष में। तो आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाने वाला वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों निकालने हैं आपको, धनायन और ऋणायन दोनों आपको आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकाल देने हैं। तो फिर इस प्रकार आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाला दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। यह बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है।
और एक खास बात, फिर अगर हम विशेषताओं की बात करें कि शॉर्ट की दोष की विशेषताएं क्या हैं, तो आप याद रखना कि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो बताइए घनत्व कम होगा कि नहीं होगा? तो इसका घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम क्यों हो जाता है? घनत्व कम होने का कारण क्या है? क्योंकि शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायन दोनों आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसमें घनत्व कम हो जाता है, यानी यौगिक का आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। और दूसरी बात ये याद रखना कि ये दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें समनव्य संख्या उच्च होती है, जिनमें समनव्य संख्या उच्च होती है, हाई होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होती है, उच्च होती है, ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में और ये शॉर्ट की दोष पाए जाते हैं। समनव्य संख्या उच्च होने का मतलब, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि Fe में कहीं कहीं तो आपको Fe+2 मिलता है और कहीं कहीं आपको Fe+3 मिलता है। तो बताइए इसकी तुलना में इसकी समनव्य संख्या उच्च नहीं है क्या? जो ऑक्सीकरण अंक है वो समनव्य संख्या होती है, ठीक है ना? तो समनव्य संख्या इसकी उच्च है। तो फिर ये जो शॉर्ट की दोष है वो ऐसे यौगिकों में पाए जाते हैं, ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनकी समनव्य संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी एक या दो समनव्य संख्या वाले यौगिकों में ये नहीं मिलते, जिनकी समनव्य संख्या 3, 4, 5 ऐसी उच्च होती है, उन उच्च समनव्य संख्या वाले यौगिकों में और ये शॉर्ट की दोष पाए जाते हैं, ठीक है ना? याद रखना। और एक खास बात और याद रखना कि इसमें जो आपके धनायन का आकार है वो धनायन और ऋणायन का आकार, यूं बोलूं मैं, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है। तो फिर मैं यूं बोल दूं शॉर्ट की दोष है वो ऐसे यौगिकों में पाए जाते हैं जिन यौगिकों में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। हालांकि धनायन और ऋणायन का आकार कभी रसायन विज्ञान में कहा जाता है बराबर नहीं होता है, नहीं होता है धनायन और ऋणायन का आकार, क्योंकि धनायन में तो अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाने से वो धनायन बनता है, तो अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसकी त्रिज्या छोटी हो गई, तो धनायन तो हमेशा ऋणायन से छोटे होते हैं। तो लेकिन कहा जाता है कि लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूं यहां पर, कि शॉर्ट की दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। तो आपको यह बात भी याद रखनी है। और समनव्य संख्या उच्च वाले यौगिकों में यह पाया जाता है, धनायन और ऋणायन का आकार जिनमें लगभग बराबर हो उनमें यह पाया जाता है, और इसमें धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकल जाते हैं जिससे यौगिक का घनत्व कम हो जाता है। और इसकी खोज 1930 में और आपके जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी। इतनी सी बातें याद रखनी है। और उदाहरण पूछे, एग्जाम्पल पूछे तो याद रखना ये किन किन जो यौगिक हैं उनमें ज्ञात किया गया है, तो वो है जैसे NaCl, KCl, KBr, इतना सा याद रखना है, और CsCl और एक AgBr, ठीक है ना? कौन कौन से? NaCl, KCl, KBr, CsCl और AgBr, ये आपको याद रखने हैं। और AgBr के बारे में एक खास बात है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। AgBr एक ऐसा आयनिक यौगिक है, आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। और हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था 1 नंबर वाला, कि ऐसे आयनिक यौगिक का नाम लिखिए जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में एक ही यौगिक है, कौन सा? AgBr। AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो इतनी सी बात आपको यहां शॉर्टकी दोष के बारे में याद रखनी है। अब हम दूसरे दोष फ्रैंकल के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैंकल दोष, तो फ्रैंकल दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक, कौन से? रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने और 1926 में की थी। कौन से में? 1926 में की थी। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और आपके फ्रैंकेल दोष में आपको ध्यान देना है, मैं इसी में बता देता हूं फ्रैंकेल दोष को। यहां शॉर्टकी में तो धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकल रहे थे, फ्रैंकेल में क्या होता है आपको याद रखना है कि इसमें
कोई सा आयन, चाहे तो धनायन और चाहे ऋणायन, जैसे मैं यहाँ इसकी पूर्ति कर देता हूं और आपको फ्रैंकेल समझा रहा हूं, फ्रैंकेल इस पर लागू कर देता हूं मैं, क्योंकि दोनों ही आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल तो हमें बनाना पड़ेगा, वो हमने बना लिया। जैसे इसकी पूर्ति कर देता हूं यहाँ इस प्रकार से, तो ये मैंने एक पूर्ण आयनिक क्रिस्टल बना लिया। और मैं बात कर रहा हूं फ्रैंकेल दोष की, तो फ्रैंकेल दोष में होता क्या है, चाहे तो धनायन इससे निकले चाहे ऋणायन निकलेगा एक ही, चाहे तो धनायन निकले चाहे ऋणायन निकलेगा एक ही। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं, यूं कहा जाता है, फ्रैंकेल ने बाद में स्पष्ट किया कि इसमें सामान्यतः धनायन ही बाहर निकलता है। उसने सामान्यतः शब्द काम में लिया कि इसमें सामान्यतः धनायन ही बाहर निकलता है, यानी धनायन छोटे आकार का होता है, छोटे आकार का होता है, तो छोटे आकार का होने का आसानी से और क्रिस्टल में बाहर निकल जाता है। और याद रखना, बाहर नहीं जाएगा, क्रिस्टल में ही कहीं समायोजित हो जाएगा। और कहां समायोजित होगा, जैसे मैं ये धनायन बाहर निकाल देता हूं तो ये खाली जगह बन गई, और ये धनायन निकल करके और यहां इस क्रिस्टल में या तो पास की जगह में समायोजित हो जाएगा, या फिर जो अन्य और जगह है उसमें समायोजित हो जाएगा। कौन? ये धनायन। जो यहां से धनायन निकला है वो धनायन पूरे क्रिस्टल में, और कहीं भी जो खाली जगह है, जो आयनों के बीच खाली जगह है, आयन तो मैंने गोलाकार आकृति में बनाए हैं, गोलाकार आकृति वाले तो आयन हो गए, और गोलाकार आकृति की पास में जो जगह पड़ी है उस स्थान को याद रखना, उसका नाम होता है अंतराकाशी स्थल। कौन से स्थल? अंतराकाशी स्थल बोलते हैं उनको, स्थान बोलते हैं उनको। तो उन अंतराकाशी स्थल में जा करके और सामान्यतः धनायन है वो व्यवस्थित हो जाता है, और इस प्रकार के दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकेल दोष कौन सा होता है? आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाने वाला वह दोष जिसमें सामान्यतः धनायन आयनिक क्रिस्टल से निकलकर और अंतराकाशी जो स्थल है उन स्थल में व्यवस्थित हो जाता है, यानी अपने वास्तविक स्थान से सामान्यतः धनायन बाहर निकलकर अंतराकाशिक स्थल पर आकर व्यवस्थित हो जाता है। तो आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले ऐसे दोष को फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। अब आप थोड़ा सा सोचिए और ध्यान से बताइएगा, इस दोष में यौगिक के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? यौगिक के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? मैंने कहा कि इस दोष में और सामान्यतः धनायन निकल करके और अंतराकाशी स्थल पर चला जाता है, यानी क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया ना, आयनिक यौगिक से बाहर नहीं गया वो धनायन, वो क्रिस्टल के अंदर ही है लेकिन अंतराकाशी स्थल पर है। तो ऐसी स्थिति में और फ्रैंकेल दोष में और यौगिक के घनत्व पर, आयनिक क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया बल्कि अंतराकाशी स्थलों के अंदर ही है, तो फिर घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी घनत्व ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जो घनत्व पहले वास्तविक रूप में था वही घनत्व बरकरार रहेगा। तो एक आप बात को याद रखनी है। और दूसरी बात यह याद रखनी है कि इसमें धनायन और ऋणायन का जो आकार है उसमें पर्याप्त अंतर होता है। तो फिर मैं यूं बोलूं दूसरे शब्दों में कि फ्रैंकेल दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर हो। ये तो आप हमेशा से ही जानते हैं केमिस्ट्री में 11th क्लास से, कि 11th में आपने पढ़ा कि धनायन का आकार ऋणायन से हमेशा छोटा होता है। तो धनायन का आकार तो हमेशा ही छोटा होगा, ऋणायन का आकार हमेशा ही बड़ा होगा। तो बताइए फिर इसमें अंतर हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें तो ऐसे होता है कि धनायन तो बहुत ही छोटा होता है और ऋणायन तो बहुत ही बड़ा होता है। तो बताइए धनायन और ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो फ्रैंकेल दोष है वो ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर हो, बहुत अधिक अंतर हो, ऐसे और अंतर वाले यौगिकों में यह फ्रैंकेल दोष पाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर एक बात आपको और याद रखनी है, वो ये कि यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो, छोटी हो, निम्न हो। तो यह दोष यानी फ्रैंकेल दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या का मान बहुत ही निम्न होता है।
शॉर्टकी में तो समन्वय संख्या का मान उच्च था और फ्रैंकल में समन्वय संख्या का मान निम्न होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रैंकल दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या का मान निम्न होता है, कम होता है, थोड़ा होता है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आप याद रखना, ZnS जिंक सल्फाइड इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में जैसे आपके AgCl ये हो जाएगा, AgI हो जाएगा, AgCl AgI हो जाएगा। और एक जो मैं बता चुका हूं कि दोनों में शामिल होता है कॉमन यौगिक, वो कौन सा होता है? वो होता है AgBr। तो AgBr एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो ये सामान्य बातें आप इनके बारे में याद रखना। और इसमें अंतर भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष अलग अलग भी प्रश्न पूछे गए हैं और अंतर भी इसमें हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं।